समंदर के बीचों बीच खड़े एक रिग में बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहां काम कर रहे 126 लोगों की जान खतरे में आ गई। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी मूवी की जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि रियल लाइफ कहानी है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है समंदर के बीच में खड़े एक ऑयल रिग की, जिसका नाम था डीप वाटर होराइजन। ये रिग इंसानी तरक्की का एक नमूना था, लेकिन इंसानी लालच और एक छोटी सी गलती ने इसे जीते जाते जहन्नुम में बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ 20 अप्रैल 2010 की उस काली रात की, जब इस रिग पर एक के बाद एक ऐसे धमाके हुए जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। इस रिग पर मौजूद 126 लोग आग और समंदर के बीच में फंस गए थे। ये कहानी है उन्हीं बहादुर लोगों की, उनके सर्वाइवल की, उनकी हिम्मत की और उस सिस्टम की जिसने उनकी जान को दांव पर लगा दिया। सीन शुरू होता है एक बहुत ही प्यारे फैमिली मोमेंट से। माइक अपनी पत्नी फेलिसिया और अपनी बेटी सिडनी के साथ है। उनकी बेटी अपने स्कूल के लिए एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जिसमें वो समझा रही है कि उसके पिता समंदर के नीचे से तेल कैसे निकालते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से एक कोका कोला कैन और हनी का इस्तेमाल करके वो अनजाने में आगे होने वाले हादसे का एक छोटा सा डेमो दे देती है। वो बताती है कि तेल जमीन के नीचे आराम कर रहे मॉन्स्टर यानी डायनासोर की तरह है और उसके पापा और उनके दोस्त उन्हें मिलकर निकालते हैं। वो कैन में स्ट्रॉ डालती है और जब प्रेशर बढ़ता है तो कोका कोला तेजी से ऊपर आ जाता है, बिल्कुल एक ब्लोआउट की तरह। ये सीन अनजाने में ही आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर जाता है। अपनी बेटी से बात करते हुए माइक उससे वादा करता है कि वो उसके लिए रिग से एक फॉसिल यानी एक डायनासोर का दांत लेकर आएगा। फिर अगले सीन में माइक और फेलिसिया के बीच का प्यार भरा रिश्ता दिखाया जाता है। माइक को अगले 21 दिनों के लिए रिग पर जाना है और वो एक दूसरे से वादा लेते हैं। ये छोटे छोटे पल उनके आम जीवन को दर्शाते हैं, इस बात से अनजान की ये आम जिंदगी जल्दी ही एक तूफान की चपेट में आने वाली है। माइक एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात रिग के कैप्टन जिमी हैरेल से होती है, जिसे सब मिस्टर जिमी कहते हैं। मिस्टर जिमी एक अनुभवी और सख्त मिजाज के इंसान है, जिनके लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है। उनके साथ बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम के दो बड़े अधिकारी डोनाल्ड विड्रियन और रॉबर्ट कलूजा भी होते हैं। विड्रियन के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन साफ दिखाई देती है, जो इस बात का इशारा करती है कि रिग पर सब कुछ ठीक नहीं है। ये प्रोजेक्ट पहले से ही 43 दिन लेट चल रहा है और बीपी के ऊपर काम जल्दी खत्म करने का प्रेशर भी है। फिर हेलीकॉप्टर में रिग की तरफ जाते हुए अचानक से एक पक्षी उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे एक जोर का झटका लगता है। ये एक और बुरा संकेत है जिसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग डीप वाटर होराइजन के पास पहुंचते हैं, रिग का विशाल आकार और उसकी बनावट देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है, जो समंदर के बीच में एक शहर जैसा लगता है। रिग पर लैंड करते ही माइक और मिस्टर जिमी को पता चलता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। उन्हें पता चलता है कि बीपी के कहने पर सीमेंट वर्क की जांच करने वाली टीम को बिना जरूरी टेस्ट किए ही वापस भेज दिया गया है। ये टेस्ट, जिसे CBL सीमेंट बॉन्ड लॉ कहते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि वेल का सीमेंट आधार मजबूत है या नहीं। मिस्टर जिमी इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं। वो सीधा वेड्रिन के पास जाकर इसका जवाब मांगते हैं। वेड्रिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि प्रोजेक्ट पहले से ही बहुत लेट हो चुका है और उन्हें काम तेजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पर रिग के ऑपरेटर और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई देता है। मिस्टर जिमी के लिए क्रू की सुरक्षा पहले आती है, जबकि वेड्रिन के लिए कंपनी का मुनाफा और समय पर काम पूरा करना। माइक अपने काम पर लग जाता है और उसे भी रिग के सिस्टम में कई सारी गड़बड़ियां नजर आती है। कहीं फोन काम नहीं कर रहा होता तो कहीं कंप्यूटर सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है। ये सारी चीजें इस बात का इशारा करती है कि रिग का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है और चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। इसी बीच मिस्टर जिमी बीपी के अधिकारियों को एक सुरक्षा अवार्ड देते हैं। ये सीन आयरनी से भरा हुआ है। एक तरफ तो रिग सुरक्षा के मामले में पिछड़ रहा है और दूसरी तरफ बीपी के लोग सुरक्षा के लिए अवार्ड ले रहे हैं। अवार्ड लेते हुए वेड्रिन एक स्पीच देता है, जिसमें वो कहता है कि बीपी एक बड़ी कंपनी है जिसके लाखों हिस्से हैं और सब मिलकर कंपनी के मुनाफे के लिए काम करते हैं। क्योंकि सीमेंट बॉन्ड लॉ टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए मिस्टर जिमी एक दूसरा टेस्ट करने का फैसला करते हैं, जिसे नेगेटिव प्रेशर टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट का मकसद ये देखना था कि वेल में लगाया गया सीमेंट प्लग आने वाले प्रेशर को आखिर सह पाएगा या नहीं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो देखना चाहते थे कि वेल में से गैस लीक तो नहीं हो रही। फिर टेस्ट शुरू होता है। ड्रिल पाइप में प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, जो एक बहुत बुरा संकेत है। ये इस बात का इशारा था कि सीमेंट आधार बहुत कमजोर है और गैस ऊपर की तरफ रिस रही है। ट्रांसओशियन के क्रू मेंबर्स, खासकर सेलेब होलोवे, इस रिजल्ट से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बीपी के वेड्रिन इस टेस्ट के नतीजे को मानने से इनकार कर
देते हैं। वो इस बढ़ते प्रेशर को ब्लैडर इफेक्ट नामक एक मामूली टेक्निकल गड़बड़ी बताते हैं। मिस्टर जिमी उनसे सहमत नहीं होते और एक और टेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, और इस बार किल लाइन से। और दूसरा टेस्ट भी वही खतरनाक नतीजे दिखाता है। प्रेशर बढ़ जाता है। अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। क्रू के लोग आपस में बहस करने लगते हैं। मिस्टर जिमी और विड्रिन के बीच आमना सामना होता है। विड्रिन कहता है कि उसने एक और टेस्ट करवाया था जिसमें प्रेशर 0 था, लेकिन सच ये था कि उसने टेस्ट के दौरान प्रेशर को बाहर निकाल दिया था ताकि वो 0 दिखे। क्रू के अनुभवी सदस्य जानते हैं कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन बीपी के प्रेशर के आगे उनकी एक नहीं चलती। अंत में वेड्रिन के कहने पर टीम वेल से भारी मड, एक खास तरह का कीचड़ जो प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, को हटाने और उसे समंदर के पानी से बदलने का काम शुरू कर देती है। ये एक बहुत ही खतरनाक फैसला था, क्योंकि भारी मड के बिना वेल के नीचे से आ रहे गैस के प्रेशर को रोकने वाला कुछ भी नहीं था। ये फैसला डीफोटा होराइजन के ताबूत में एक आखिरी किल साबित हुआ। जैसे ही क्रू वेल से मड हटाना शुरू करते हैं, समंदर की गहराइयों में हलचल शुरू हो जाती है। नीचे सीमेंट का कमजोर आधार टूटने लगता है और गैस के बुलबुले तेजी से ऊपर आने लगते हैं। रिग के ड्रिल फ्लोर पर अचानक से मड तेजी से ऊपर आने लगता है। मशीन के प्रेशर गेजेस तेजी से बढ़ने लगते हैं और क्रू मेंबर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, एक जबरदस्त झटके के साथ मड, पत्थर और गैस का एक गीजर ड्रिल पाइप से आसमान की तरफ फूट पड़ता है। ये गीजर इतना ताकतवर होता है कि वो वहाँ काम कर रहे लोगों को पत्तों की तरह इधर उधर फेंक देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उस शोर में किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। माइक विलियम्स उस वक्त अपने कमरे में अपनी पत्नी फेलिसिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। अचानक से उसके कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगती है और एक अजीब सी हिसिंग की आवाज आने लगती है। फेलिसिया स्क्रीन पर देखकर परेशान हो जाती है। वो पूछती है, माइक, वहाँ अचानक से इतनी रोशनी कैसे हो गई? इससे पहले कि माइक कुछ जवाब दे पाता, एक भयानक धमाका होता है और कम्युनिकेशन कट हो जाता है। पहला धमाका गैस के रिग के इंजन रूम तक पहुंचने से होता है। ये धमाका पूरे रिग को हिलाकर रख देता है। माइक अपने कमरे में फंस जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। हर तरफ आग और धुएं का गुब्बार है। मिस्टर जिमी, जो उस वक्त शावर ले रहे होते हैं, धमाके की ताकत से वो दूर जाकर गिरते हैं। उनके पूरे शरीर में शीशे के टुकड़े घुस जाते हैं और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। एंड्रिया फ्लेटस, जो रिग के ब्रिज पर डायनेमिक पोजीशनिंग ऑफिसर है, इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके सीनियर उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। रिग अब आग के गोले में बदल चुका है। एक के बाद एक कई और धमाके होते हैं। मेटल के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं और आग के शोले आसमान को छू रहे हैं। हर तरफ बस चीख पुकार और मौत का मंजर है। माइक विलियम्स हिम्मत दिखाता है और अपने कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन उसका एक ही मकसद है, अपने साथियों को बचाना। वो जख्मी मिस्टर जिमी को ढूंढ निकालता है और उन्हें ब्रिज तक ले जाने की कोशिश करता है। ब्रिज पर पहुंचकर उन्हें सिचुएशन की भयानकता का एहसास होता है। रिग का जनरल अलार्म सिस्टम फेल हो चुका है, जिसकी वजह से किसी को भी खतरे की आगाह नहीं मिली। उनके पास रिग को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए वो लोगों को लाइफ बोट की तरफ जाने का आदेश देते हैं। क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ भागते हैं। मंजर बहुत ही खतरनाक है। आग हर तरफ फैल रही है और रिग का स्ट्रक्चर टूट कर गिर रहा है। एक क्रेन आग की लिप्टों में घिरा हुआ है और ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो गिरा तो लाइफ बोट्स को तबाह कर देगा। क्रेन का ऑपरेटर ओरोदिल बार्किन, जो माइक का अच्छा दोस्त है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे से जलते हुए क्रेन को सिक्योर करने की कोशिश करता है ताकि बाकी सब लोग बच सके, लेकिन इस कोशिश में वो अपनी जान दे देता है। सारी लाइफ बोट लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन आखिरी लाइफ बोट माइक, एंड्रिया और कुछ और लोगों के पहुंचने से पहले ही चली जाती है। अब उनके पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो रिग के सबसे ऊंचे हिस्से हेलीपैड पर आग और धुएं से घिरी हुई हालत में फंस जाते हैं। हेलीपैड पर खड़े माइक और एंड्रिया के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो आग में जलकर मर जाएं या फिर 10 मंजिल ऊंचाई से आग लगे समंदर में कूद जाएं। एंड्रिया डर के मारे कांप रही होती है और कूदने से मना कर देती है। वो चीखती है, मैं मरना नहीं चाहती। माइक उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, तुम नहीं मरोगी, मुझ पर भरोसा रखो। उसी वक्त वेल में एक आखिरी और सबसे बड़ा धमाका होता है। आग का एक विशाल गोला आसमान की तरफ उठता है और पूरे रिग को अपनी चपेट में ले लेता है। इससे पहले कि आग उन तक पहुंचे, माइक एंड्रिया को लेकर समंदर में कूद जाता है।
ये एक बहुत ही डरावना सीन होता है। वो लोग हवा में होते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं, जहाँ पर समंदर की सतह पर तेल की वजह से आग लगी हुई है। फिर पानी में गिरने के बाद वो बचाव करने वाले जहाज डेमोन बैंक्सटन तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर बचे हुए क्रू मेंबर अपने खोए हुए साथियों के लिए रो रहे होते हैं। ये एक बहुत इमोशनल पल है जो उनकी बेबसी को दर्शाता है। बचे हुए लोगों को जब घर वापस लाया जाता है तो उनके परिवार वाले होटल की लॉबी में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हर तरफ आंसू और राहत का माहौल होता है। लेकिन इसी बीच एक आदमी माइक के पास आता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, जो अभी भी लापता है। माइक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता और टूट जाता है। उस पर एक जबरदस्त पैनिक अटैक होता है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसके अंदर का गुस्सा, दुख और बेबसी बाहर आ जाती है। फिल्म का अंत कुछ असली फुटेज और आखिरी जानकारी के साथ होता है। हमें बताया जाता है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। डीप वाटर होराइजन रिग 2 दिन तक जलता रहा और फिर समंदर में डूब गया। इसके बाद अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल शुरू हुआ। वेल से 87 दिनों तक लगातार तेल निकलता रहा और लगभग 210 मिलियन गैलन तेल समंदर में फैल गया। आखिरी सीन में हमें उन 2 BP ऑफिशियल डोनाल्ड विड्रिन और रॉबर्ट कलूजा के बारे में बताया जाता है, जिनके खिलाफ केस चला, लेकिन बाद में सारे आरोप हटा लिए गए। फिल्म उन 11 लोगों की तस्वीरों के साथ खत्म होती है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ये उन लोगों को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और आखिरी में असली माइक विलियम की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस हादसे के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुश्किल समय में ऊपर वाले की शक्ति उनके साथ थी। तो आज की हमारी फिल्म यहीं पर खत्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।